Assalamu alaikum dear student. Today inshallah we will discuss our lecture number 34. जैसा कि हमें पता है कि हमने रिग्रेशन एंड कोरिलेशन के एमसीक्यू स्टार्ट किए हुए थे, तो उन्हीं एमसीक्यूज को फर्दर प्रोसीड करते हैं. ठीक है जी. तो आई कैप के क्वेश्चन बैंक पर आ जाए. चैप्टर नंबर 30. जो एमसीक्यूज कर चुके थे तकरीबन हमने 35 एमसीक्यूज कर लिए थे. ठीक है जी. तो 36 एमसीक्यू से स्टार्ट लेते हैं. उसने कहा द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू रिग्रेशन कोफिशिएंट्स, दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का अगर ज्योमेट्रिक लें तो इक्वल होता है, हमें पता है, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. ठीक है. जैसे अगर हम ज्योमेट्रिक मीन लें दो रिग्रेशन कोफिशिएंट्स का, तो आंसर किसके इक्वल आता है? आर के, कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन. 37 उसने कहा कि बी एक्स ऑन वाई माइनस .78 है, बी वाई ऑन एक्स माइनस .45 है, तो आर किसके इक्वल है? तो हमने कहा देख लेते हैं आर किसके इक्वल है. आर इज इक्वल टू बी वाई ऑन एक्स कितना मेरे पास 0.78, 0.78 और बी एक्स ऑन वाई हो गया और बी वाई ऑन एक्स आ गया माइनस .45. तो इनको जब सॉल्व किया तो आंसर आया 0.59, क्योंकि दोनों स्लोप नेगेटिव हैं, आर भी नेगेटिव. तो ये हमारा आंसर. तो देखिए कि आंसर नजर आ रहा हो आपको, ये वाला कहीं नजर नहीं आ रहा, तो इसका मतलब ये नन ऑफ दीज. ठीक है जी. 38 देखते हैं. उसने कहा कि बी एक्स ऑन वाई 0.78 है और बी वाई ऑन एक्स 0.45. तो आर क्या होगा? तो आप लोगों ने ना जज्बात में आकर आर कैलकुलेट कर नहीं देना इसका, क्योंकि गौर करें बी एक्स ऑन वाई नेगेटिव है, बी वाई ऑन एक्स पॉजिटिव है, एक स्लोप नेगेटिव एक पॉजिटिव. तो इसके बारे में क्या एग्री किया था? हमने कहा अगर एक स्लोप नेगेटिव हो और एक पॉजिटिव हो, ये फिक्टिशियस डाटा होता है, ये फेक डाटा होता है, यानी कि ऐसे डाटे का हम आर कैलकुलेट नहीं कर सकते. तो ऑप्शन क्या होगा? कांट बी डिटरमिन, हम डिटरमिन नहीं कर सकते. फिर बी एक्स ऑन वाई 1.93 है, बी एक्स ऑन वाई 1.93 है और बी एक्स ऑन वाई 1.93, बी वाई ऑन एक्स 0.6. तो देखते हैं. और उसने कहा बताओ आर क्या आया. 39 में R is equal to 1.93 और 0.6. तो देखते हैं इसकी आंसर क्या आया. आंसर आया 1.0761. आंसर आया 1.0761. तो उसने कहा आर ये आया. तो उसने कहा ये कहाँ लिखा है 1.0761? तो ये आपको बिल्कुल ऑप्शन बी में नज़र आ रहा है 1.0761. ये हमें कहाँ नज़र आ रहा है? बी में नज़र आ रहा है. ये हमें बी में नज़र तो आ रहा है, ये हमें बी में नज़र तो आ रहा है. क्या ये मेरा आर भी है? ये आंसर तो हो सकता है, पर ये आर
हरगिज नहीं हो सकता यार, नहीं हो सकता, क्योंकि हमने आप पढ़ा है कि आर जो है उसकी रेंज -1 से +1 तक होती है, तो ये तो +1 से आगे जा रही है वैल्यू, हम कहेंगे भाई आर नहीं है ये वाला। हाँ, इसको तो हम बी को तो टिक नहीं करने वाले। अब दो ऑप्शन रहती हैं, हम कहेंगे आर के लिए सही डाटा हमें नहीं दिया, हमें तो वो वाला डाटा चाहिए जो आर का आंसर -1 से +1 के दरमियान में लेकर आए, तो हमारे नज़दीक ये डाटा सही नहीं होगा, हम कहेंगे डाटा इज फिक्टिशियस होगा। ठीक है, 40 में बी y1x भी है, बी x1y भी है, आर कैलकुलेट करना है तो ज्योमेट्रिक मीन ले लें। तो जब इसका ज्योमेट्रिक मीन लेंगे आप 40 का, वन 1.93, 0.51, 0.6 की जगह 0.51 ले रहे हैं, तो आंसर आया हमारा 0.992। तो हमने कहा हाँ ये आंसर सही है, बिल्कुल ये आर बी है, ये आर बी है, ऑप्शन बी करेक्ट। ठीक है, क्योंकि 1 से लेस तो हमारा आर होगा। 41 में फिर वही काम किया उसने, बी x1y माइनस कर दिया, बी y1x प्लस कर दिया, हम कहेंगे माजरत हम आर नहीं कैलकुलेट कर सकते, तो डाटा इज फिक्टिशियस होगा हमारे लिए। ठीक है, 13.42 देखते हैं। थर्टीन पॉइंट 42 में 13.42 में वो कह रहा है समीशन i इज इक्वल टू 1 to 6 x i इज इक्वल टू 68। हाँ, इसका मतलब क्या है सारे का, पहले तो इसका मतलब देखते हैं। समीशन 6i1 है, यहाँ पर x i है इज इक्वल टू 68, ये लिखा हुआ है सारा कुछ, और समीशन y 112, समीशन x y 1292, समीशन x स्क्वायर 786, और समीशन y स्क्वायर 2128 ठीक हो गया। उसने कहा r इज इक्वल टू, r मुझे बताओ क्या है, हमने कहा r बताना है, बिल्कुल बता देते हैं r आपको। अब हमें पता है मेरे पास सारा हमारे पास जो डाटा है वो कैलकुलेटेड फॉर्म में गिवन है, तो हम r का जो फार्मूला अप्लाई करेंगे वो r का फुल फ्लेज वाला फार्मूला इस्तेमाल करेंगे कि r इज इक्वल टू n समीशन एक्स वाई माइनस समीशन एक्स समीशन वाई n समीशन एक्स स्क्वायर माइनस समीशन एक्स होल स्क्वायर। ठीक है, और फिर अगले हिस्से में हम n समीशन वाई स्क्वायर n समीशन वाई स्क्वायर माइनस समीशन वाई होल स्क्वायर, और फाइनली इन सब का स्क्वायर रूट आ जाएगा मेरे पास। ठीक हो गया, तो वैल्यूज को यहाँ पे सारे की वैल्यूज पुट करते हैं। तो जब हमने वैल्यूज पुट की n कितना है, ये n है, इसको रीड करते हैं कि i जो है 1 से लेके 6 तक, तो n कितना हमारे पास 6 आ गया।
समीशन एक्स वाई कितना 1292 तो 1292 यार। समीशन एक्स कितना किधर गया समीशन एक्स, हाँ ये देखें समीशन एक्स 68 समीशन एक्स हमारे पास आ गया। समीशन वाई कितना 112 हमारे पास समीशन एक्स आ गया। ठीक है जी, स्क्वायर रूट भी आ गया। एन कितना हमारे पास 6 आ गया और समीशन एक्स स्क्वायर कितना हमारे पास 786 तो 786 इधर आ गया माइनस समीशन एक्स कितना 68 समीशन एक्स है तो 68 होल स्क्वायर कर दे। ठीक है जी, अब ये वाला सेकंड पार्ट एन 6 है। समीशन वाई स्क्वायर कितना 2128 माइनस समीशन वाई 112 होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारे पास आर का आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इन सब को कैलकुलेट करेंगे और जब इन सब को कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास ऑप्शन ए आ जाएगा 0.947 0.947 तो ये आंसर आपके पास आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। तो आपने इस तरह से आर कैलकुलेट कर लेना है अगर इस तरह का गिवन डेटा आपके पास अवेलेबल है। नेक्स्ट देखते हैं जी 13.44 द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैन नेवर बी। उसने कहा इसमें से बताओ कौन सा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कभी नहीं हो सकता। क्या कोरिलेशन नेगेटिव नहीं होता, हमने कहा बिल्कुल आर नेगेटिव होता है। क्या पॉजिटिव नहीं होता, हमने कहा बिल्कुल आर तो पॉजिटिव है। देखो हमारा आंसर तो आया पॉजिटिव। आर जीरो नहीं होता, हमने कहा हाँ आर जीरो भी होता है क्योंकि अगर आर जीरो हो जाए इट्स मीन ये इंडिपेंडेंट है। तो हमने कहा कैन अज्यूम एनी वैल्यू, आर कोई भी वैल्यू आ सकती है, आर नेगेटिव भी आ सकती है, आर पॉजिटिव भी आ सकती है, आर जीरो भी आ सकती है। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज अवर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 13.45। अब 13.45 में हम इसके एक आगे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर चुके थे। उसने कहा कि कोवेरियंस है यानी कि एस एक्स वाई स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स स्टैंडर्ड डेविएशन वाई, बताओ आर क्या है। अब बता आर का फॉर्मूला होता है कोवेरियंस स्क्वायर रूट ऑफ वेरियंस ऑफ एक्स वेरियंस ऑफ वाई। अगर आपके पास कोवेरियंस के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन आ जाए तो आप इसका एक और भी फॉर्मूला यूज कर सकते हो। ये देखो ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, ये स्क्वायर रूट से कैंसिल हो गया, तो फॉर्मूला क्या बन गया स्टैंडर्ड डेविएशन के साथ स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ, तो जरा और शॉर्ट फॉर्मूला हो जाता है। अब मुझे आर फाइंड करना, तो आर के लिए मेरे पास कोवेरियंस क्या है, आर के लिए कोवेरियंस क्या है 0.6, तो यहां पर आ गया 0.6। फिर उसके बाद स्टैंडर्ड डेविएशन एक्स 4.1 है तो यहाँ पर 4.1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय स्टैंडर्ड डेविएशन हुआ है 0.23 आ गया। तो सबको सॉल्व किया और सबको सॉल्व करने के बाद फाइनल आंसर मेरे पास आया ऑप्शन बी 0.636 आया, 0.636 ये आंसर मेरे पास आया। गॉट इट। 13.46 की तरफ मूव करते हैं। 13.46 में द स्क्वायर ऑफ आर, आर का स्क्वायर हमें पता है
आर का स्केयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। तो ये तो हमने पढ़ा हुआ है ना, आर कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है, जबकि आर का स्केयर कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन होता है। What it? 47. The lower and upper limit of R square. हमने कहा R square की तो जो रेंज होती है, जो लिमिट होती है 0 to +1 तक होती है। तो ऑप्शन बी। 13.48. The quantity, ऐसी क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द प्रपोर्शन या परसेंटेज ऑफ वेरिएशन, जो भी वेरिएशन होती है, आपको मैंने बताया था, जो वेरिएशन है हमेशा आर स्क्वायर बताता है, डिटर्मिनेशन बताता है। जो वेरिएशन होती है डिपेंडेंट वेरिएबल में बाय द इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वजह से इज कॉल्ड कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन, कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन। फिर 13.49 उसने कहा अगर r 0.8 है देन द वेरिएशन, उसने कहा 13.49 में अगर r 0.8, उसने कहा देन द वेरिएशन इन द डिपेंडेंट वेरिएबल y ड्यू टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल x, किस वजह से? हमने कहा वेरिएशन जानना चाहते हो तो वेरिएशन के लिए तुम्हें तो r का स्क्वायर लेना पड़ेगा, यानी कि 0.8 का स्क्वायर लिया, जैसे 0.8 का स्क्वायर लिया तो 0.64 यानी कि 64%। तो हमारा आंसर क्या आ गया? 64%। ठीक है। 13.50 और 51 दोनों सेम है। 50 में कह रहा है आर फाइंड कर दो, नहीं कह रहा है आर तो 0.8 है, आर तो 0.8 है, जबकि मुझे बी x1 बताओ, तो बी y1x इंटू बी x1y, तो आर हमारे पास कितना 0.8, तो आर आ गया 0.8 इज इक्वल टू बी y1x कितना 1.04 और हमने बी x1y को फाइंड करना, तो मैं क्या करूंगा अल्टीमेटली स्क्वायर कर लूंगा दोनों तरफ, इधर भी स्क्वायर किया इधर भी स्क्वायर किया, स्क्वायर स्क्वायर तो कैंसिल हो गया, तो 0.8 का स्क्वायर किया तो 0.8 का स्क्वायर आ गया 0.64, यहाँ से 1.04 इंटू बी x1y, तो ये से डिवाइड हो जाएगा, तो बी x1y आ जाएगा आपके पास 0.615, तो बी x1y आ जाएगा 0.615, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है जी। और हमारा रह गया लास्ट MCQs 51, उसमें ये कह रहा है आर स्क्वायर जो है, अच्छा इस तरह पहले मैं आर लिखता हूँ, जरा आपको जरा इस तरह समझ लग जाएगी। ठीक है, तो उसने कहा आर स्क्वायर, इसका स्क्वायर करूंगा, टेकिंग स्क्वायर इधर भी और इधर भी स्क्वायर किया, ये स्क्वायर स्क्वायर से कैंसिल हो गया, तो क्या बन गया आर स्क्वायर बी y1x इंटू बी x1y, ये रह गया। अब वो कह रहा है आर स्क्वायर 0.796 है और बी y1x हमें फाइंड करना है, बी x1 कितना है -1.04, तो इसको से डिवाइड कर दीजिएगा, तो b जो y1x आएगा वो -0.764
5, क्योंकि ऑप्शन बी है हमारा वो वाला आंसर है। ठीक है, तो आपने इन सारे एमसीक्यूज को अच्छी तरह से देख लेना है। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा चैप्टर नंबर 13 है वो कंप्लीट हो चुका है। ठीक है जी, तो हमने आई कैप के तकरीबन सारे आई कैप के क्वेश्चन बैंक में एमसीक्यूज भी कर लिया, और आई कैप के जितने भी स्ट्रेट टेक्स्ट में कॉन्सेप्ट थे हमने वो सारे के सारे कॉन्सेप्ट भी डिस्कस यहाँ पे कर लिए हैं। ठीक है जी, तो आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से इंश्योर कर लेना है इस सारे चैप्टर को। इस चैप्टर की जो एग्ज़ाम में वेटेज है वो अच्छी खासी वेटेज है, तकरीबन 8 से 10 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आ जाता होता है। ठीक है, और चैप्टर नंबर 12 जो है उसकी वेटेज बहुत ज़्यादा है, तकरीबन 10 से 15 नंबर का क्वेश्चन समटाइम चैप्टर नंबर 12 से आ जाया करता है। तो इन दोनों चैप्टर्स को अपने अच्छे तरीके से देखना है। ठीक है जी, अब हम चलते हैं, क्योंकि हमने चैप्टर 13 हमारा कंप्लीट हो चुका है ऑल एस्पेक्ट से। ठीक है जी, तो अब हम मूव करते हैं अपने चैप्टर नंबर 15 की तरफ, दैट इज़ बेसिक प्रोबेबिलिटी। नेक्स्ट हमारा चैप्टर है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 और जिसका नाम है बेसिक काउंटिंग मेथड। चैप्टर 15 बेसिक काउंटिंग मेथड। ठीक है, बेसिक काउंटिंग मेथड कह लें या बेसिक काउंटिंग टेक्निक कह लें, चैप्टर 15 में ये हमारी प्रोबेबिलिटी की बेसिक है। मतलब ये प्रोबेबिलिटी एक्चुअली स्टार्ट यहाँ से नहीं होगी। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, इससे ऑनवर्ड इंशाल्लाह हम फिर प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करें, लेकिन उससे पहले उसकी बेसिक सीखना ज़रूरी है। बेसिक काउंटिंग मेथड में ना हमने 3 चीज़ें पढ़नी है ज़रा। नंबर 1, m इंटू n रूल, 5 चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना है, उसको प्रोडक्ट रूल भी कहते हैं समटाइम। ठीक है, सेकेंड परमुटेशन, थर्ड पर कॉम्बिनेशन। ये 3 चीजें पढ़नी है हमने m इंटू n रूल। तो अब इसी बात कर लेते हैं जरा m इंटू n रूल पर। ठीक है, फिर एक आधा इसका प्रैक्टिस क्वेश्चन भी देख लेते हैं। ठीक है,
हैमिल्टन रूल में आपने देखना है नंबर 1, हैमिल्टन रूल कुछ भी नहीं है, बस चीजों को मल्टीप्लाई करवाना है और हमने देखना है कि उनका मल्टीप्लाई इफेक्ट कितना आ रहा है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं टू कॉइन्स को टॉस करूं तो मैं देखना चाहता हूं उनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं, ठीक है। हमने 2 कॉइन टॉस किए, हम जानना चाहते हैं इनके टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने हैं। हमने कहा हमने 1 कॉइन को टॉस किया क्योंकि हैमिल्टन रूल चल रहा है, मल्टीप्लाई बाय हमने एक और कॉइन को टॉस किया, 2 कॉइन हो गए। पहले एक कॉइन को टॉस किया, फिर मल्टीप्लाई, फिर दूसरे कॉइन को टॉस किया। बताएं इस 1 कॉइन के कितने आउटकम्स होते हैं। हमने कहा सर 1 कॉइन के तो 2 आउटकम्स होते हैं, या तो कॉइन में हेड आता है या तो कॉइन में टेल आता है, और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास अवेलेबल। तो इस कॉइन के कितने आउटकम्स हुए 2, मल्टीप्लाई इस कॉइन के कितने आउटकम्स हुए, इस पे भी 2 है। मतलब जब मैं दूसरा कॉइन को टॉस करूंगा उस पर भी हेड आएगा और टेल आएगा, तो इसे कोई ऑप्शन नहीं है। यानी कि अगर मैं इन दोनों कॉइन्स को साइमल्टेनियस टॉस करूं तो टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे, टोटल आउटकम्स हो जाएंगे मेरे पास 2 × 2 4 आउटकम्स हो जाएंगे। ठीक है, तो ये हैमिल्टन रूल है। जब हमने 2 कॉइन को टॉस किया टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2। 1 कॉइन को टॉस किया होगा, टोटल आउटकम्स कितने आए होंगे सर 2, क्योंकि एक कॉइन में से 2 आउटकम्स है, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। ठीक है जी, तो ये जो कॉइन है इसमें सिर्फ 2 आउटकम्स होते हैं। क्यों? क्योंकि या तो हेड आना होता है या तो टेल आना होता है। ठीक है, और टोटल आउटकम्स कितने हो गए 2 कॉइन्स के, हम कहेंगे 4 आउटकम्स हो गए। ये हैमिल्टन रूल। एक और एग्जांपल देखते हैं। अगर हमने 1 डाई को रोल किया है या 2 डाइसेस को रोल किया है, 2 कर लेते जरा, 2 डाइसेस आर रोल्ड, फाइंड द टोटल आउटकम। बताएं इनके टोटल आउटकम। सबका क्वेश्चन एक है, फाइंड, हमने सारा फाइंड करना है, फाइंड टोटल आउटकम्स। हमने टोटल आउटकम्स फाइंड करने। ठीक है, 2 डाइसेस आर रोल्ड, हमने 2 डाइसेस को रोल किया। डाइस मीन जो लूडो का दाना होता है। तो हमने कहा ठीक है सर, मतलब पहले एक डाई रोल की होगी फिर दूसरी डाई रोल की होगी हमने। ठीक है, तो इस एक डाई के कितने आउटकम्स हैं, यानी कि इस एक डाइस में टोटल सैंपल स्पेस कितने हैं, टोटल आउटकम्स कितने हैं। हमें सर 6, क्योंकि लूडो में 6 आउटकम्स होते हैं, क्योंकि लूडो के दाने में जो 1 डाई होता है उसमें जो आउटकम्स आते हैं 1 2 3 4 5 और 6 आते हैं। 1 से लेके 6 नंबर होते हैं लूडो के दाने में। तो इस पहले वाले डाइस के कितने आउटकम्स होंगे, हम कहेंगे 6। हैमिल्टन रूल है, दूसरे वाले डाइस में कितने आउटकम्स होंगे 6, तो टोटल आउटकम्स कितने होंगे, हमने कहा सर 36 होंगे। जब हम 2 डाइसेस को रोल करेंगे तो उनके टोटल आउटकम्स कितने हो जाएंगे 36 हो जाएंगे, दोनों को कंबाइन करके। बात समझा रही है? ठीक है, इसी तरह जब हमने 3 कॉइन टॉस किए तो उसके कितने आउटकम्स हो गए। अब हम जल्दी कर लेंगे सर, पहले कॉइन के 2 आउटकम्स, दूसरे कॉइन के भी 2 आउटकम, तीसरे कॉइन के भी 2 आउटकम, सारे के सारे टोटल 8 हो गए टोटल आउटकम्स। ये कॉइन 1, ये कॉइन 2, कॉइन 3। इसी तरह ये इंटरेस्टिंग है जरा, अगर 2 coins and 1 die are
वन डाइस रोल। अगर हमने दो कॉइन के साथ एक डाइस को, वन डाई को रोल किया है, अब बताएं टोटल आउटकम्स कितने आएंगे। तो अब टू कॉइन्स के, अब ये सर दो कॉइन्स हैं, दो कॉइन्स के तो आउटकम तो चार होते हैं। तो आपने लिखना है सर टू कॉइन्स के आउटकम्स कितने आ गए, चार, क्योंकि एम इंटू एन रूल है, मल्टीप्लिकेशन है, मल्टीप्लाई वन डाइस के आउटकम्स कितने होते हैं, सिक्स। तो सिक्स फोर ज़ार 24। अब ये सर टोटल जो आउटकम्स आ गए वो हमारे कितने आ गए, 24 आ गए। तो ये सिंपली एम इंटू एन रूल है, जस्ट चीज़ों को मल्टीप्लाई करवाना, ठीक है जी। तो अब ज़रा इसका एक स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये है क्वेश्चन, हाउ मैनी different dressing is possible if a person has, अगर उस पर्सन के पास है 4 different shirts, उसके बाद 3 different trousers या पैंट्स, 2 शू पेयर, ठीक है जी, एंड 4 टाइज। उसने कहा फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर हाउ मेनी डेज, कितने दिनों तक, फॉर हाउ मेनी डेज डिफरेंट ड्रेसिंग इज पॉसिबल, एक बंदा कितने दिनों तक डिफरेंट ड्रेसिंग कर सकता है अगर उस बंदे के पास 4 डिफरेंट शर्ट हो, 3 डिफरेंट पैंट्स हो, 2 शू पेयर हो और 4 उसके बाद टाई हो, ठीक है जी, जो नेक टाई होती है, ठीक है। तो कितने दिनों तक डिफरेंट ड्रेसिंग कर सकते हैं, हमने कहा अप्लाई जस्ट एम इंटू एम रूल, एम इंटू एम रूल अप्लाई कर दो। 4 मल्टीप्लाई बाई ये 3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 2 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 4, 3 2 ज़ा 6, 6 4 ज़ा 24 और 24 4 ज़ार कितना हो गया 80 96, मेरे ख्याल में 96 चलेगा सारा कुछ, कम कर लेते हैं इसको 96, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 4, आंसर आ गया हमारा 96, ये हमारा आंसर है, ठीक है। तो इस तरह एम इंटू एन रोल होता है, ठीक है। इसका एक और क्वेश्चन देख लेते हैं एम इंटू एन रोल की। हाउ मेनी शर्ट्स, या ठीक है, हाउ मेनी shirts a tailor can made if he has, बताएं कितनी शर्ट्स एक टेलर बना सकता है अगर उसके पास 4
डिफरेंट कॉलर साइज हो, यानी कि लोगों ने कॉलर साइज क्या रखने, 3 डिफरेंट शर्ट लेंथ हो, कि टोटल शर्ट की लंबाई कितनी रखनी है, और 5 डिफरेंट आर्म लेंथ हो, आर्म लेंथ यानी कि बाजू की लंबाई कितने रखनी है। तो इस स्टाइल से टेलर कितनी डिफरेंट शर्ट बना सकता है, तो 4 इंटू 3 इंटू 5, ठीक है जी। तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60, यानी कि वो 60 शर्ट बना सकता है, ठीक है। और अगर एक बंदे के पास 4 शर्ट्स हों, 3 पैंट्स हों, 2 टाई हों और 2 शूज़ के पेयर हों, 4 टाई हों, तो 96 डेज तक, यानी कि वो 96 डेज तक डिफरेंट ड्रेसिंग कर सकता है। और फिर कहते हैं हमारे पास कपड़े कोई नहीं है, ठीक है जी। फिर कहते हैं हमारे पास कपड़े नहीं है, हम तो इतनी गरीबों वाली ज़िंदगी गुजार रहे हैं, हम एक ही शर्ट बार बार पहन रहे होते हैं। तो प्रोबेबिलिटी कहते हैं वो भाई अगर आपके पास 4 शर्ट्स हैं, 3 पैंट्स हैं, 2 शूज़ है, 4 टाई हैं, अब 96 डेज तक डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ आ सकते हो। कभी टाई चेंज कर ली, कभी शू का पेयर चेंज कर लिया, कभी एक शर्ट चेंज कर ली, ठीक है। तो इस तरह 96 डेज तक पॉसिबिलिटी है अब डिफरेंट ड्रेसिंग के साथ आओगे। और यहाँ पे टेलर कितने शर्ट बना सकते हैं, वो इस कम्बिनेशन के साथ, इस पैटर्न के साथ 60 डिफरेंट शर्ट, 60 डिफरेंट शर्ट बना सकता है, ठीक हो गया। तो ये हमारा एम इंटू एन रूल था, ठीक है। बस इस एम इंटू एन रूल में जस्ट हम ये क्या कह रहेंगे, उस चीज़ों को मल्टीप्लाई करना होता है बस, और कुछ भी नहीं करना, ठीक है। तो यहाँ तक के लिए इंशाल्लाह काफ़ी है, इसको अच्छी तरीके से आप देख लीजिएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वीडियो में एम इंटू एन रूल के कुछ 2-3 क्वेश्चन और करेंगे, फिर इंशाल्लाह मैं आपको परम्यूटेशन की तरफ ले जाऊँ, ठीक है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।